हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट जो है नोट.जेएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, जो हमने इसमें एक वीडियो अपलोड कर रखा है ऑलरेडी पहले से, जिसमें हमने नोट.जेएस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए नोट.जेएस को और उसको सिस्टम में कैसे आपको इंस्टॉल करना चाहिए। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस भी किया था, नोट.जेएस के जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि मैं नोट.जेएस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। और वो बेसिक जावास्क्रिप्ट बेसिक नहीं है, एक्चुअली एडवांस लेवल पे भी हो सकती है, क्योंकि नोट.जेएस में वो आपको हर तरीके से हेल्प करेगी। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नोट.जेएस को अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले आप जो मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ आप उसके बारे में अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये हमारा एक बेस तैयार करेगा और इसी बेस की हेल्प से हमारे नोट.जेएस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर ले, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत बेसिक चीज़ें, उसका हम बताते हैं, मैं बताता हूँ आपको आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स के बारे में। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम ES6 के कीवर्ड्स आज पढ़ने वाले हैं। ES6 का मतलब होता है इक्मास्क्रिप्ट 6, ठीक है, जो 2015 में उसको रिलीज़ किया था। इसको 2015 में रिलीज़ कर दिया था ES6 को। और दोस्तों अभी तो ES6 के बाद ES7 भी आ चुका है, ES8 भी आ चुका है, बट जो ES5 था और ES6 था में बहुत से ज़्यादातर डिफरेंस है, मतलब सबसे ज़्यादातर जो डिफरेंस है वो ES5 और ES6 में है, ठीक है। और ES7 में इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम ES6 के जो कौन कौन से फीचर्स नए आए हैं वो आज हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। दोस्तों उसमें आज हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स के बारे में। दोस्तों कीवर्ड्स की आपको डेफिनेशन तो पता ही होगी कि जावास्क्रिप्ट एक कीवर्ड क्या है। जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड ऑलमोस्ट हमने C++ में भी पढ़ रखे हैं, जावा में भी पढ़ रखे हैं, PHP के अंदर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। पर दोस्तों जो हम कीवर्ड्स वगैरह पढ़ते हैं, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कीवर्ड्स मतलब होता है रिजर्व वर्ड, जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज ने हमको पहले से बना के दिए और उनकी हेल्प से हम हमारी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स मतलब होता है रिजर्व वर्ड। अब दोस्तों कीवर्ड्स में मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, वेयर, लेट और कॉन्स्ट। अब हम यह बात करने वाले हैं कि जो वेयर कीवर्ड है वो 2015 से पहले के वर्जन्स में ज़्यादातर यूज़ में आता था। मतलब मान के चलो कि ES5 और ES5 से के जो पहले के वर्जन है उसमें ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते थे, वेयर का, ठीक है। तो जो ES6 में नए कीवर्ड्स आए हैं उसमें एक लेट है और एक कॉन्स्ट है। और दोस्तों मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब आप जो आगे यूज़ करोगे उसमें आप वेयर का यूज़ कम से कम करना, ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए आपको लेट का और कॉन्स्ट का, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों डिफरेंस को समझने के लिए मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है कि जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड्स है ES6 जिसको 2015 बोलते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि ES6 से तो 2016 में रिलीज़ हुआ था, बिल्कुल नहीं, 2015 में रिलीज़ हुआ था। और जावास्क्रिप्ट का जो एक नाम उन्होंने रखा था, है ना, स्टैंडर्ड जो नाम रखा था इक्मास्क्रिप्ट, उसी के वर्जन को उन्होंने आगे बढ़ा के क्या बनाया, ES6 बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, आप बस ये समझ के चलना कि 2015 में हमको ES6 मार्केट में लॉन्च कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है। ये किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ में आते हैं। किसी भी वेरिएबल को अगर आपको डिक्लेयर करना है, जैसे कि आपने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, अब उसको आपको डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर करने के लिए हमको नॉर्मली जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स की हेल्प लगेगी। और कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, वेयर, लेट और एक और क्या होता है हमारा कॉन्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों वेयर जो है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ में आता है। इसका स्कोप जो रहता है वो फंक्शन स्कोप रहता है। दोस्तों आप बिल्कुल भी मत घबराओ, आप खाली बस यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह पढ़ लो, मैं आपको पूरा स्टार्ट से एंड तक पूरा प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि इसका जो स्कोप रहता है, जैसे कि हम जनरली बात करते हैं कि किसी भी वेरिएबल का एक ग्लोबल स्कोप रहता है, लोकल स्कोप रहता है, ठीक है। वैसे ही हमारा जो वेयर कीवर्ड है उसका जो स्कोप रहता है वो फंक्शन स्कोप रहता है।
किस टाइप का स्कोप रहता है, फंक्शन स्कोप। अब क्या होता है उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन रहता है, रीडिक्लेरेशन, वो अलाउड रहता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि दोस्तों मैं आपको समझाते भी जाता हूँ, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। कि सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन स्कोप की। ये फंक्शन स्कोप क्या रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सपोज एक जल्दी से हम एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना ली यहाँ पे कि लेट वेयर अंडरस्कोर कॉन्स्ट, वेयर अंडरस्कोर लेट अंडरस्कोर कॉन्स्ट। दोस्तों मैं इन तीनों को आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर समझाने वाला हूँ, और इसके लिए मैंने एक जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना दी। यहाँ पे मुझे HTML वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, और मैं लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि ये फाइल कौन सी मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैं नोड की हेल्प से रन करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि Node.js बेसिकली काम क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ कमेंट्स में डाल देते हैं कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, वेर के बारे में, ठीक है। सॉरी वेर के बारे में। तो वेर का सबसे पहले जो स्कोप रहता है, मैंने आपको बताया कि वेर का जो स्कोप रहता है फंक्शन स्कोप रहता है। फंक्शन स्कोप रहता है सपोज जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज में या जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बना दिया, यहाँ पे डेमो नाम का अगर मैंने फंक्शन बनाया है, तो इस फंक्शन का जो स्कोप है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फंक्शन का स्कोप है, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्कोप आपको दिख रहा है, ये जो स्कोप, इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा, तो ये इस स्कोप के अंदर कुछ भी अगर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया तो ये फंक्शन स्कोप कहलाता है। फंक्शन का स्कोप मतलब जैसे कि फंक्शन का जो मैंने ब्रैकेट लगाए हैं, जो मैंने फंक्शन के नाम के आगे जो मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगा रखे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन के स्कोप को डिफाइन करता है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि फंक्शन के अंदर कितना कोड है, फंक्शन के अंदर कितना कोड आपको करना है। उस कोड को लिखने के लिए मुझे एक ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट लगती है, ताकि ये हमारी ग्रुपिंग ऑफ कोड को मैनेज करता है। मतलब ये बताता है कि इसके अंदर जो भी कोड है वो किसका है, हमारा फंक्शन का। तो ये जो स्कोप कहलाता है, ये स्कोप कौन सा कहलाता है, फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी थी कि वेयर का जो स्कोप रहता है फंक्शन के अंदर रहता है, ठीक है, फंक्शन के अंदर रहता है। मैं आगे आपको पूरा प्रैक्टिकली करके इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हम इसको एक प्रैक्टिकल बना के समझ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फंक्शन स्कोप को मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूँ वेयर का यूज़ करके। तो दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन बनाया यहाँ पे डेमो नाम का, ठीक है। इस डेमो नाम के फंक्शन के अंदर मैं एक लूप का यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लूप का यूज़ किया, फॉर लूप का यूज़ किया, यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल बनाया। यहाँ पे मैं वेयर का यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल i = 0, और i को मैंने कहाँ तक एग्जीक्यूट करा है, i <= 3 तक, ठीक है। और i क्या करा मैंने यहाँ पे प्लस, ठीक। अब बात करते हैं कि जो मैंने फॉर लूप लगाया, ये सिंपली आपको पता है, क्योंकि इतना तो आपको नॉलेज होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया, वेयर से इसको मैंने आई जो वेरिएबल इसको मैंने वेयर से डिफाइन किया, ये 0 से कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, 3 तक, ठीक है। और उसको मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल करना चाहता हूँ, console.log जैसे मैं करूँगा, और सिंपली मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसको हम सिंपली सबसे पहले रन करके देख लेते हैं। अब ये जो फॉर लूप है ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। तो अगर मैंने डेमो नाम का फंक्शन बनाया है तो मुझे इसको सिंपली कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन जब कॉल होता है तो फंक्शन के अंदर का जो स्टेटमेंट है, अंदर का स्टेटमेंट मतलब ये जो फंक्शन का कोड है, ये क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शन के अंदर का जो फॉर लूप रहेगा वो 0 से लेकर 3 तक क्या करेगा, हमारी वैल्यू को 1 बाय 1 क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो सिंपली इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं नोड की हेल्प से। तो दोस्तों इसको रन करने के लिए हम या तो कमांड प्रोम्प्ट से भी रन कर सकते हैं, या फिर इसका इंटीग्रेटेड टर्मिनल आता है जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ से मैं नोड की हेल्प से मैं इस वाले प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको नोड स्पेस फाइल का नाम, वेयर, फाइल का नाम क्या है, वेयर अंडरस्कोर लेट अंडरस्कोर कॉन्स्ट डॉट जेस। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो दोस्तों मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ 0 से लेकर 3 तक मैंने लूप चलाया, तो 0 से 3 तक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये बताना है आपको कि ये जो आई है ये किस टाइप का वेरिएबल है। ये इसको मैंने किससे डिफाइन किया, वेयर नाम के कीवर्ड से। किससे डिफाइन किया मैंने इसको, वेयर नाम के कीवर्ड से। तो मैंने आपको बताया था कि वेयर का जो स्कोप रहता है वो फंक्शन
फंक्शन लेवल रहता है। किसके लेवल, कौन सा लेवल का रहता है? फंक्शन लेवल का। मतलब इस वेयर का यूज़ मैं इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं इस आई की वैल्यू को अगर मैं कंसोल यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं कंसोल आई की वैल्यू को फंक्शन के फॉर लूप के अंदर भी प्रिंट करूँगा और फॉर लूप के मैं बाहर भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप थोड़ा सा गैस करो कि इस आई की वैल्यू यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए। आप जल्दी से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, आप सोचो कि फाइनली आई की वैल्यू लूप के बाहर क्या आएगी, ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो अभी जो मैंने आउटपुट देखा वो कितना था, आई की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक चल रही थी, 3 तक। तो अभी जो मेरे पास सिंपली आउटपुट आ रहा था, इसका जो टर्मिनल पे जो मैंने अभी इसका आउटपुट देखा है वो क्या आ रहा था, 0 1 2 और कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब आई की वैल्यू 3 तक आई थी, आई की वैल्यू 3 हुई होगी, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो फाइनली क्या होता है, आई की वैल्यू यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो गई है, तो आई की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट क्या होगी, 4 हो गई। तो जब आई की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होकर 4 होती है तो ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, फाइनली लास्ट में 4 हो चुकी है, और 4 जो है वो लेस देन और इक्वल है, ठीक है। जबकि 4 लेस देन नहीं और इक्वल भी नहीं, किसके इक्वल नहीं है, 3 के। तो कंडीशन फॉल्स के केसेस में हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फॉर लूप के बाहर आएगा, और फॉर लूप के बाद फिर क्या मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग और आई। अब आई जो है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी। आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, इंक्रीमेंट होकर के 4 हो गई थी। जबकि इसका जो स्कोप है आई को मैंने किससे डिफाइन किया है, वेयर से। और मैंने आपको बताया था कि वेयर का जो स्कोप रहता है वो फंक्शन लेवल का रहता है। स्कोप कौन सा रहता है, फंक्शन लेवल का। फंक्शन लेवल मतलब इस फंक्शन के अंदर में आई की वैल्यू को कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू मेरी क्या है, वेयर है। तो फाइनली क्या होता है कि आई जो है वो हमारा वेयर से मैंने उसको डिफाइन किया है, और आई की फाइनली वैल्यू कितनी हो गई थी, 4, ठीक है। तो जब ये लूप के बाहर आएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लेकर के आएगा, 4। तो अब जो अगर मैं आउटपुट देखता हूँ, अब जो अगर मैं आउटपुट इसको रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट में आप देखोगे यहाँ पे, जस्ट 1 सेकंड, इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे आते हैं, वापस से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखोगे दोस्तों 0 1 2 3 तो मेरे पास प्रिंट हो ही चुका है, और लास्ट में मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो दोस्तों अगर 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 मैं अगर मैं सपोज आई को वेयर से डिफाइन नहीं करता, अगर मैं इसको लेट से डिफाइन करता, ध्यान से समझना, अगर मैंने आई को लेट से डिफाइन किया, तो मैंने आपको बताया था कि लेट का जो स्कोप होता है, ठीक है, लेट का स्कोप कौन सा रहता है, ब्लॉक स्कोप रहता है। ब्लॉक स्कोप किसको बोलते हैं, ब्लॉक स्कोप मैं आपको समझाता हूँ, जिससे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ब्लॉक स्कोप मतलब ये जो इफ का स्कोप है ये हमारा ब्लॉक लेवल का स्कोप कहलाता है। ये जो मेरा वाइल का स्कोप है ये मेरा ब्लॉक लेवल का स्कोप कहलाता है। ये जो मेरा फोर का स्कोप है ये कौन सा कहलाता है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये फंक्शन लेवल स्कोप नहीं है। ये जो कंडीशंस को जो कंडीशन को चेक करते हैं वो हमारा ब्लॉक लेवल स्कोप कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी की इन तीनों में से मैंने अभी किसका यूज़ करा, यहाँ पे फोर का यूज़ करा। किसका यूज़ करा, मैंने यहाँ पे फोर लूप का यूज़ करा। अब आप ध्यान से समझना कि फोर लूप के अंदर जो मैंने आई लिखा है, आई जो मैंने लिखा है वो आई किस टाइप का, लेट मतलब इस आई का स्कोप इस फोर लूप के अंदर ही रहेगा। आप आई जो है आपने उसको लेट से डिफाइन किया है, तो इस आई की वैल्यू को आप लूप के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने लूप के बाहर अगर आप उसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइन आ जाएगी, मतलब आई मेरे पास डिफाइन ही नहीं है। मैं आपको इसको है ना एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से हम इसको रन करके देख लेते हैं। वापस से आते हैं हम हमारे इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जो था मेरे पास 0 1 2 3 तो मेरे पास प्रिंट हो गया, मतलब फॉर लूप ने तो अपना काम कर दिया। बट जब इंटरप्रेटर आई की वैल्यू को रीड करने गया तो आई का स्कोप उसको डिफाइन नहीं है, जबकि आई का स्कोप क्या, लेट। तो लेट जो है, लेट अगर किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन है तो इसका स्कोप ब्लॉक लेवल तक सीमित रहता है। मतलब लेट को आई को आप फॉर लूप के बाहर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आई को मैंने कैसे डिफाइन किया, एज ए लेट से डिफाइन करके रखा है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम नीचे आते हैं तो हमको यहाँ पे देखो एक एरर मिलती है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे एक एरर मिली हमको, console.log आई। तो आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब आई जो है मेरा डिफाइन नहीं है। कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 8 पे। तो आप देखो यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे एरर आ रही है, ये 8 लाइन पे एरर आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि
वेरिएबल का स्कोप रहता है फंक्शन लेवल का रहता है, मतलब पूरे फंक्शन के अंदर में उस अगर मैंने किसी वेरिएबल को वेयर से डिफाइन कर रखा है तो उसको मैं पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मैंने एज ए लेट से डिफाइन कर रखा है तो लेट का स्कोप ब्लॉक लेवल का रहता है। कौन सा लेवल का रहता है? उसका स्कोप ब्लॉक लेवल का रहता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं क्या लेट का स्कोप इसके अंदर ही वर्क करें, क्योंकि इसकी प्राइवेसी तो फिर कुछ रह नहीं पाएगी ना। तो इसीलिए क्या होता है हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं? लेट का। ठीक है, क्या आप ध्यान रखना कि अगर आप Node.js की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना रहा है तो आप 90% केसेस में आप किसका यूज़ करना? लेट का। ठीक है, और 100% केसेस में भी आप लेट का यूज़ कर सकते हो, बट एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको रिक्वायरमेंट लगी उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि लेट और वेयर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे, अच्छा इसको मैं कॉन्स्टेंट डिफाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको आपको नए प्रोग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको कि वेयर का स्कोप जो रहता है वो फंक्शन स्कोप रहता है, और जो हमारा ब्लॉक का स्कोप रहता है, जो लेट का स्कोप रहता है वो कौन सा रहता है? हमारा ब्लॉक स्कोप रहता है। अब जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि वेरिएबल रीडिक्लेरेशन वेयर के अंदर अलाउड रहता है और लेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या रहता है? हमारा अलाउड नहीं रहता है। अब ये चीज़ क्या होती है ये मैं भी आपको समझा देता हूँ। दोस्तों पहले जल्दी से इसको पहले हम कमेंट कर लेते हैं। इसको सिंपली मैंने यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ सबसे पहले। अब आते हैं हम कि सपोज दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल a इक्वल टू मैंने 10 डिफाइन कर दिया, मतलब हमारी जो मेमोरी है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इसके लिए मैं ना पेन टूल ओपन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरे पास एक मेमोरी मान के चलो, मेरे पास एक ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है? 10, और वेरिएबल का को मैंने किससे डिफाइन किया है? वेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मैं सिंपली एक छोटा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे ये ए नाम की एक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? ए नाम की एक मेमोरी है, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी रखी मैंने? इसके अंदर 10 रखी है। आपको दिख रहा होगा कि ए नाम का जो मेमोरी ब्लॉक बना है उसके अंदर वैल्यू कितनी है? मेरे पास 10 है। ठीक है, अब ऑलरेडी एक ब्लॉक मेमोरी का एक ब्लॉक है जो ए को असाइन हो चुका है। ठीक है, असाइन हो चुका है। अगेन अगर मैं वेरिएबल फिर मैंने ए को रीडिक्लेयर कर दिया और मैंने अब वैल्यू कितनी कर दी? मैंने यहाँ पे 20 कर दी, है ना। और जब मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग जैसे ही मैंने किया, दोस्तों आप इस चीज़ को जल्दी से सोच के बताओ, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और सोचो कि यहाँ पे फाइनली आई की वैल्यू क्या आएगी। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, जल्दी से सोचो। ऑलराइट दोस्तों, समझते हैं इस चीज़ को। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि जो मैंने अभी ए नाम का जो वेरिएबल है उसको मेमोरी असाइन हो चुकी है, उसके अंदर वैल्यू कितनी है? 10। भैया मेमोरी ऑलरेडी ए नाम को असाइन हो चुकी है। अगेन आप क्या लिख रहे हो? फिर आप क्या कर रहे हो कि ए जो अगेन ए उसको मैंने वापस से रिडिक्लेयर कर दिया कि वो फिर क्या है? मेरा एक वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो अगर किसी वेरिएबल को एक बार मेमोरी अलोकेट हो गई तो उसको रीअलोकेट नहीं होना चाहिए, ये ड्रॉबैक है। उसको रीअलोकेट, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, मैं वैल्यू चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 10 को 20 से डिफाइन कर सकते हो, मतलब उसको रिप्लेस कर सकते हो, बट उसको रीडिक्लेयर मत करो। रीडिक्लेयर करना मतलब अल्टीमेटली मेमोरी में कहीं नहीं तो कहीं ये चीज़ का क्या रहता है? हमारा ड्रॉबैक रहेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर मैंने ए को वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो अगेन आप फिर उसी वेरिएबल को वेयर से डिक्लेयर क्यों कर रहे हो? वेयर के केसेस में यहाँ पे एरर नहीं आएगी। क्योंकि ये क्या करता है कि अगर आपने दो वेरिएबल बनाए और दोनों सेम नाम से बनाए तो दोनों एक ही मेमोरी को क्या करते हैं? एक ही मेमोरी को पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो पहली बार में एक ही वैल्यू कितनी थी? 10। और जावास्क्रिप्ट के अंदर रन टाइम होता है, जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ें होती है रन टाइम पे मैनेज होती है। रन टाइम जो होता है वो हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। इंटरप्रेटर 1 बाय 1 क्या करता है? लाइन को इंटरप्रेट करता है। तो पहले इंटरप्रेटर ने ए को रीड किया, उसको एक मेमोरी असाइन कर दी, उसके अंदर वैल्यू कितनी रख दी? उसने 10। जब वो वापस से इंटरप्रेटर चेक करता है कि वापस से आप ए नाम का वेरिएबल बना रहे हो तो ये उसी मेमोरी को पॉइंट करेगा और 10 की जगह पर अब वैल्यू कितनी रिप्लेस कर देगा? 20। तो यहाँ पे 10 की जगह
यहाँ पे 10 की जगह पर आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 10 की जगह पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि मेमोरी में अब 10 नहीं रहा है, अब मेमोरी में कितना आ रहा है, 20। 10 नहीं रहा है, कितना आ रहा है, 20 रहा। तो जब मैं कंसोल करता हूँ तो ए नाम की वेरिएबल को जो मेमोरी मिली है उसके अंदर वैल्यू कितनी है, अब 10 नहीं है, अब मेमोरी में कितनी है यहाँ पे 20। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, उसका 20 आएगा। अब आप देखो यहाँ पे उसको मैं समझाता हूँ कि इसको हमें रन करके देख लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने इसको यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे गया तो नीचे आते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, है ना। क्लियर कर लिया और अगर मैंने इसी प्रोग्राम को जब मैं रन करता हूँ तो देखो दोस्तों आउटपुट कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे 20 आ रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है वेरिएबल की, और वेरिएबल का फंडा भी ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल इज एन एंटिटी, इट मे बी चेंज, ये डेफिनेशन होती है। आप सी की बुक उठा के देख लेना, डेनिस रिची की आपको मिल जाएगी। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं। मतलब ए नाम का वेरिएबल अगर आपने बना दिया है तो उसको एक तो आप रीडिक्लेयर मत करो, वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। ये तो हमको सी भी बोलता है कि वेरिएबल इज एन एंटिटी, इट मे बी चेंज। वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी जिसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, बट एक ही वेरिएबल को दो बार वेर से डिफाइन करना, ये रीडिक्लेरेशन वेर के अंदर अलाउड है, जो कि मैंने अभी आपको नोट्स में बताया कि वेरिएबल रीडिक्लेरेशन अलाउड करता है वेर कीवर्ड। बट अगर मैं उसकी जगह पर अगर अभी लेट लगा दूंगा ना दोस्तों, अगर मैं इसकी जगह पर इसको मैं सबसे पहले तो कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सोर्स कोड अगर मैं आपको देना भी चाहूँ तो ठीक है, तो कॉपी करा। अब मैंने इसको क्या करता हूँ, देखो दोस्तों मैं सिंपली इसको अगर मैं लेट से डिफाइन करता हूँ तो लेट में क्या होता है, लेट में अगर किसी वेरिएबल को एक बार मेमोरी अलोकेट हो गई और उसको आपने लेट से डिक्लेयर कर दिया तो उसको आप अगेन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो लेट से, अगेन आप उसको वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। और ये मैं नोट्स में भी मैंने आपको यही लिखा है कि वेरिएबल रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड इन द केस ऑफ लेट। लेट के केस में वेरिएबल रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको भी अपन रन करके देख लेते तो अब सिंपली यहाँ पे एरर आएगी, यहाँ पे एरर आएगी। एरर क्या आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल प्लस करते हैं, सबसे पहले हमारा टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल जैसे हमारा ओपन होता है यहाँ से चले जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे गए, जैसे मैं यहाँ पे गया मेरे इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा तो देखो दोस्तों यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है कि आइडेंटिफायर ए जो है हमारा आइडेंटिफायर हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, जो पहले से डिक्लेयर हो चुका है, आप उसको रीडिक्लेयर मत करो, आप उसको रीडिक्लेयर मत करो। तो यही रीज़न होता है कि लेट के बहुत सारे अच्छे दोस्तों अच्छे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप नोट जिस पढ़ रहे हो, देखो दोस्तों थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं मतलब आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ का मैं आपको ये बात क्लियर है कि मैं आपको उस चीज़ का कंसेप्ट बता दूंगा पूरा, ठीक है। कंसेप्ट से अगर आपको पता हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि लेट के अंदर रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं होता है, और यही के यही केसेस, यही चीज़ हम उसके अंदर भी कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, उसके अंदर कॉन्स्ट के अंदर। तो लेट और कॉन्स्ट जो आए हैं, लेट और कॉन्स्ट जो आए हैं, ये 6 के नए फीचर्स हैं, ये 6 के नए कीवर्ड्स बन करके आए हैं, ठीक है। ये 6 के अंदर सबसे ES5 और ES6 में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस हुए वो मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगा। आज जो मैं आपको बताऊं, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेट और कॉन्स्ट, है ना, और एक ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उसकी वैल्यू में कैसे कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं एज ए कांस्टेंट के केस में, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो ES6 के अंदर जितने भी चेंजेस हुए मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत उस चीज़ को लेकर के, यार सभी के सभी फीचर्स में एक ही वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी जगह पर अगर मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, अगर मैं इसकी जगह पर सिंपली कॉन्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, CONST, तो कॉन्स्ट के केसेस में भी क्या होता है, कॉन्स्ट के केसेस में भी यही होगा। और सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्स्ट के अंदर अगर आपने किसी वेरिएबल को एज ए कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर दिया, तो आपने C++ में पढ़ा होगा कि कॉन्स्टेंटली मतलब वो फिक्स हो जाता है, उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसके वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते हो।
तो ए वेरिएबल को अगर आपने इसे कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर दिया और उसके अंदर अगर आपने 10 वैल्यू दे दी तो उसकी वैल्यू को आप 20 से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ये कॉन्स्टेंट का फंडा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या रीडिक्लेरेशन अलाउ करता है कि नहीं करता है। तो कॉन्स्टेंट के अंदर भी देखो दोस्तों सेम के सेम एरर आने वाली है। इसको एक बार हम जल्दी से इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे वापस जाते हैं, उसको मैं एक बार रन करके आपको वापस से बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, देखो वापस से जब मैंने रन बताया तो यह रन किया तो यहाँ पे अगेन एरर आ रही है कि ए हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, ठीक है। क्योंकि जो मैंने कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर रखा है ए को, वो ऑलरेडी पहले से क्या डिक्लेयर है, तो उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि लेट और कॉन्स्ट में आप रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं होता है। आपने अगर किसी वेरिएबल को अगर लेट या कॉन्स्ट से डिफाइन कर दिया तो उसको आप अगेन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। और दोस्तों कांस्टेंट का क्या फ़ायदा होता है, कॉन्स्टेंटली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कांस्टेंट, आप सबको पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू को मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। कांस्टेंट की वैल्यू को सबसे पहले इसको अपन कमेंट कर लेते हैं, कमेंट आउट कर लेता हूँ, कमेंट कंट्रोल कैसी जैसे मैंने कमेंट किया, ठीक है। अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि क्या कांस्टेंट की वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या। सबसे पहले तो मैं इसका कंसोल डॉट लॉग करके बता देता हूँ ताकि इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही कि नहीं हो रही वो आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली है ए कॉन्स्टेंटली वेरिएबल है, कौन से मैंने उसको डिफाइन कर दिया, ए की वैल्यू कितनी 10 है। तो मेमोरी से जब मैंने ए को प्रिंट करूँगा तो मेमोरी से कितनी वैल्यू उठा के लिए आएगा 10। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास 10 है ना। इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर लिया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो दोस्तों आउटपुट देखो, आउटपुट कितना आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है, कंसोल पे। अब बात करते हैं कि अब क्या मैं ए की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ क्या। अगर मैंने उसको मैंने रीडिक्लेयर नहीं किया, अब बस सिंपली मैंने उसको ए की वैल्यू को मैंने चेंज करके जब मैं इसको अगेन रन करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक एरर आ गई है। एरर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल को आप असाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिफाइन किया है तो उसकी वैल्यू को आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते हो। उसकी वैल्यू को आप कहीं पर भी प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे डोमेन का नाम देना है, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, डोमेन, एक वेरिएबल बनाया मैंने डोमेन नाम का। और डोमेन क्या, मेरा डोमेन फिक्स है, मैं मेरे डोमेन को थोड़ी ना चेंज करूँगा क्या बार बार। www. जैसे कि मैंने लिख दिया शानू सर। एक बार मैंने अगर डोमेन बुक कर दिया है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डोमेन है वो मुझे मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ करना है, जिसकी वैल्यू मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो उसको मैं क्या बनाऊँगा, एज ए कॉन्स्टेंट बनाऊँ। तो कॉन्स्टेंट आप उसको बनाए कह रहे हो जो हमेशा पूरे प्रोग्राम में क्या रहे, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, जिसकी वैल्यू कभी भी अपडेट ना हो। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम एज ए कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में बात करते तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.24 जितनी भी होती है, ठीक है, वो फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। वही कारण होता है कि अगर मुझे कॉन्स्टेंटली अगर मैंने डिफाइन कर दिया किसी भी वेरिएबल को तो उसको हम पूरे प्रोग्राम में विद इन ए प्रोग्राम हम उसको चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, तो मैं अब जो पढ़ाने वाला हूँ आपको एज ए ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ये नई चीज़ क्या होती है। क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ें हम पास करेंगे ना वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं। और जो भी हमारे पास डेटा सर्वर से जो भी अगर हमारे पास रिस्पॉन्स भी आता है, अगर मैं थर्ड पार्टी एपीआई वगैरह यूज़ करता हूँ तो हमारा एज ए जेसन मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं, उसके लिए दोस्तों एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के बताता हूँ, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे जैसे कि कॉन्स्टेंटली बना दिया, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बना दिया, मैंने यहाँ पे यूज़र्स बना दिया। मैं कि यूज़र्स की डिटेल वगैरह देना चाहता हूँ तो ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया ना, ये जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम क्या लिखा, यूज़र का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, एडमिन लिख दिया, फिर मैंने अपना ही नाम लिख दिया यहाँ पे शानू लिख दिया, ठीक है। और एक और क्या देना चाहता हूँ मैं, यूज़र की एज देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाया, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब ये उसकी की है और ये क्या उसकी वैल्यू है, ये एज क्या उसकी की है और ये क्या उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू कितनी रख दी मैंने यहाँ पे, 20 तो नहीं हूँ मैं, 30, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको कंसोल खुद बना के टेस्ट करके देगा कि एक्चुअली जो है इसका टाइप क्या है, यूज़र्स का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का हो चुका है। देखो दोस्तों इसको मैं सबसे पहले रन करके बताता हूँ।
तो रन करने के लिए इसको एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो मैं इसको टर्मिनल से ओपन करके देख लेता हूँ कि टर्मिनल पे अगर मुझे आउटपुट मिल रहा है प्रॉपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट से इसको ओपन करके बताता हूँ। CLS, सबसे पहले CLS से मैंने उसकी स्क्रीन को क्लियर कर दिया और यहाँ पर मैंने लिखा उसी प्रोग्राम को। तो दोस्तों देखो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो सिंपली क्या करा उसने डेटा को प्रिंट कर दिया। अब ये तो ऐसे जेसन भी हो सकता है, जेसन भी एक ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है क्या, ये चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उसको अब कैसे अपन चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं आता हूँ मेरे कमांड रूम पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा CMD के अंदर कमांड रूम पे गया। अब उसके लिए अभी मैं कहाँ पे हूँ, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, शानू नीमा के अंदर हूँ। तो मुझे अल्टीमेटली मेरा जो फाइल है वो सी के अंदर, जैम के अंदर, htdocs के अंदर, Node.js यूट्यूब के अंदर मेरी फाइल बनी है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के लिए जैसे मैंने cd रेस्ट किया तो मैं बाहर आ गया। अब मुझे फोल्डर में जाना पड़ेगा, जैम के अंदर मेरा htdocs है। दोस्तों ये htdocs में मैं सेव कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप PHP का जो सर्वर है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आप ये मत सोचना। ये मेरे पास अभी इसके अंदर मेरे सिस्टम में एक ही ड्राइव है, ठीक है। तो मैं जितने भी Node.js के प्रोग्राम बना रहा हूँ वो मैं जैम के अंदर बना रहा हूँ। आप पूरे प्रोग्राम को कहीं पर भी बना सकते हो आपके लोकल मशीन पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये मत घबराना कि मैंने जैम के अंदर htdocs दिया तो जैम तो हमारा PHP का सर्वर है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया। सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं फोल्डर देख लेता हूँ। फोल्डर कौन सा है हमारा, फोल्डर हमारा रहेगा Node.js_YouTube। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा Node.js_y करके स्टार लगाता हूँ। अगर y से रिलेटेड कोई मैच करेगा वर्ड तो उसको ऑटोमेटिक उठा के लिया, अदरवाइज आप यहाँ पे पूरा यूट्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे फाइल को रन करना है तो मुझे नोड की हेल्प से फाइल को रन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा नोड और मुझे फाइल का नाम क्या है, where_let_const.js, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, ओके 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 ओके, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट टाइप नहीं दे रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एज इट इज़ आउटपुट आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको है ना HTML की हेल्प से रन करते हैं। दोस्तों इसको मैं HTML की हेल्प से मैं इसको रन करके बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं एक HTML की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर लिखा मैंने object.html करके मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया, ठीक है। object.html करके जैसे मैं पेज बनाता हूँ, इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैं HTML पेज पे आई जहाँ पे मैंने HTML कोड को एम्बेड किया और यहाँ पर मैंने सिंपल सी स्क्रिप्ट बनाई। मैंने यहाँ पे सिंपल से क्या लिखा है, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने उसी प्रोग्राम को यहाँ पे कर दिया है पूरा, मैंने उसी प्रोग्राम को यहाँ पे कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। दोस्तों अब समझते हैं इस चीज़ को कि अब इसका आउटपुट ब्राउज़र पे क्या दिखता है। अब ब्राउज़र बिल्कुल आपको ब्राउज़र के अंदर जब आप कंसोल पे जाओगे ना तो आपको प्रॉपर बताएगा है कि ये जो यूज़र से किस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। जल्दी से इसको हम रन करके देख लेते हैं। जल्दी से मैं आया मेरे ब्राउज़र पे, इसको मुझे ब्राउज़र पे रन करना है। तो मैंने यहाँ से मैं ये जो एडिटर है मेरे पास, इसके अंदर मैंने लाइव सर्वर एक्सटेंशन ऐड कर रखा है। तो जैसे मैं लाइव सर्वर एक्सटेंशन पे जाता हूँ तो सबसे पहले तो ये मुझे इंटरनेट एक्सप्लोर पे ले जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, तो मैं इसको कॉपी करके मैं इसका जो URL है मैं मेरे गूगल क्रोम मेरा थोड़ा बेस्ट रहता है, इस पर प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं भी आपसे रिकमेंड करता हूँ कि गूगल क्रोम पे यूज़ करा करो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के केसेस में। अदरवाइज तो आपके अकॉर्डिंग मोजिला वगैरह किसी भी आप वर्क कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे मैं कंसोल पे आया तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मतलब अभी कंफर्म है कि जो हमारा कॉन्स्ट जो मैंने बनाया था, यूजर्स जो कॉन्स्टेंटली बनाया था, वो हमारा किस टाइप का है, जो ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एज आ रही है ना, एज कितनी 30 और नेम कितना आ रहा है, पे शानू आ रहा है। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पर तो पहले मैंने तो नेम लिख रखा था, तो नेम नहीं भैया, असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर देता है वो, ठीक है। तो पहले ए नाम का जो था पहले 30 दे दिया एज, उसके बाद एन नाम का जो वर्ड था उसका नाम, उसकी वैल्यू क्या दी थी उसने। और दोस्तों यहाँ पे देखो प्रोटोटाइप वगैरह बहुत सारी चीज़ दे रखी है, पर अभी हमको इसके अंदर घुसना नहीं है, ठीक है। सिंपली हमको ये समझना था कि ऑब्जेक्ट वगैरह हम जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कांस्टेंट की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, बट एज ए रेफरेंस ऐसे ऑब्जेक्ट के केस में। अब कैसे दोस्तों, देखो मैंने मेरे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा भी है, तो मैं ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि वैल्यू कैन नॉट चेंज, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी कांस्टेंट के केस में, बट ओनली चेंज फॉर द ऑब्जेक्ट केसेस। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, अब मैं चाहता हूँ क्या, देखो दोस्तों नेम जो है उसकी जो वैल्यू है शानू, उसको मुझे चेंज करना है। तो मैं कैसे चेंज करूँगा, तो चेंज करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मुझे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू
एक्सेस करना पड़ेगा। किसको एक्सेस करना पड़ेगा? नाम को। अभी देखो दोस्तों, मैं आपको इसको सिंपली कंसोल करके बताता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या प्रिंट करके देगा वो, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग किया और यूजर्स मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट टाइप का जो मेरा वेरिएबल है, जो ऑब्जेक्ट टाइप का, उसके अंदर किसको सर्च करेगा? नेम नाम के की को। तो नेम की उसको मिल जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी? शानू। तो अल्टीमेटली इसकी जो की है, इसकी वैल्यू, इस की अल्टीमेटली वैल्यू क्या है मेरे पास? शानू है। तो मुझे क्या होगा यहाँ पे ब्राउजर पे चेक करते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया मेरे पास? शानू प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? क्या ऑब्वियसली बात है आप कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और है, हाँ एक चीज़ और है कि अब सपोज मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक डेटा को रीड करना चाहता हूँ। मैं जो ऑब्जेक्ट बना रखा है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ। बड़ी वो मैंने किससे उसको डिफाइन करा हूँ? कॉन्स्टेंट से। कैसे मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ? कि जिससे कि यूजर्स डॉट मुझे यहाँ पे एक और चीज़ देना है, यूजर्स डॉट मुझे उसका ईमेल आईडी देना है। तो मैं यहाँ पे एक और मैंने की क्या बना दी यहाँ पे? ई आई डी, ठीक है। अभी ईमेल आईडी जो रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा मेरा यहाँ पे, ईमेल आईडी मैंने लिखा है यहाँ पे shanu@gmail.com, ठीक है दोस्तों। अब आप देखना कंसोल डॉट लॉग पे जब मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में जब मैं यूजर्स को प्रिंट करता हूँ, तो यूजर्स के अंदर अभी तक नेम था, एज था, अब एक और क्या ऐड हो चुका है? ईमेल आईडी, ठीक है दोस्तों। इसको हम सिंपली ब्राउजर पे जाते हैं और ब्राउजर पे हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ब्राउजर पे जिसे देखो दोस्तों, मैंने इसको रन किया तो नेम आ रहा है शानू, एज आ रहा है 30 और ईमेल आईडी क्या आ रहा है मैंने यहाँ पे? shanu@gmail.com। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मैंने इसे कॉन्स्टेंटली भी बना रखा है तो भी मैं उस ऑब्जेक्ट को, डेटा को मैं इजीली मॉडिफाई कर सकता हूँ। या आपसे अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? जी नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। बट कांस्टेंट अगर एज ए ऑब्जेक्ट टाइप का है, कांस्टेंट अगर कोई वेरिएबल है, अगर वो ऑब्जेक्ट टाइप का है और उसको आपने कांस्टेंट से डिफाइन कर रखा है, तो उसके अंदर मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब क्या मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? वो भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। अब मैं अगर इसकी वैल्यू को चेंज करने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र से उसकी जो वैल्यू है नेम, उसमें अभी तक शानू था, है ना। अब मैंने यहाँ पे शानू की जगह पर क्या लिख दिया? मैंने एडमिन, ठीक है। मतलब ये जो नेम था, इसकी वैल्यू अभी तक क्या थी? शानू ही। उसकी वैल्यू को मैंने, उसकी की को मैंने एक्सेस करके उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? एडमिन से। अब जब मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, जब मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ तो उसको जब मैं रिलोड करूँगा तो आप देखो यहाँ पे क्या हो चुका है? एडमिन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, भले ही वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का? मेरा एज ए कॉन्स्टेंट टाइप का, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक डिफरेंस था लेट, वेयर और कॉन्स्ट में। वेरिएबल का स्कोप फंक्शन लेवल तक रहता है, फंक्शन स्कोप तक रहता है, फंक्शन लेवल तक रहता है, और ब्लॉक लेवल तक हमारा लेट का स्कोप रहता है, और कॉन्स का भी कितना रहता है? हमारा ब्लॉक लेवल का स्कोप रहता है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली ये एज ए फिक्स होता है, इसकी वैल्यू को मैं कभी चेंज नहीं कर सकता हूँ। बट अगर मैंने किसी भी कॉन्स्टेंट को, अगर मैंने एज ए ऑब्जेक्ट टाइप का बना दिया है, किसी वेरिएबल को अगर मैंने ऑब्जेक्ट टाइप का बना दिया और उसको मैंने अगर कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर रखा है, तो उसकी वैल्यू को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यही रीज़न था हमारा आज का जो मेरा टॉपिक था, कि जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसके पहले हमको लेट, वेयर, कॉन्स्ट, इन तीनों की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और कॉन्स्टेंटली की वैल्यू को हम एज ए ऑब्जेक्ट बना के कैसे चेंज करते हैं, तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि दोस्तों Node.js में भले ही मैं एक दिन छोड़ के आपको वीडियो दूंगा, पर 100% ये है कि मैं आपको स्टार्ट से एंड तक सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। स्टार्ट से एंड तक मतलब हाई लेवल जो भी चीज़ें होती है Node.js के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर कवर करके देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर आपका जावास्क्रिप्ट में फ्यूचर बनाना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इस पर आप मेन स्टैक, मर्म, किसी भी मतलब फुल स्टैक डेवलपर आप इसके अंदर इजीली बन सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बना के बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं एंगुलर वगैरह के वीडियोस भी अभी तो नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि अभी मेरे पास हाल फिलहाल 3 प्लेलिस्ट चल रही है।
है ना, तीनों प्लेलिस्ट को मुझे पैरेलली मतलब उस पर वीडियोज़ बना के अपलोड करना पड़ता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। पर जैसे ही कोई से भी मेरी एक प्लेलिस्ट एक फिनिश होगी तो मैं उसके बाद सीधा एंगुलर पे आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि ये सही अवसम वीडियोज़ अगर आपको देखना है, ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।